हेलो दोस्तों, आप सभी का यूपीएससी हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं बूर सिंह, आईपीओएस 2019 बैच। आज आपके साथ मैं एक टेस्ट सीरीज़ का एक पेपर लेके आया हूँ। फुल टेस्ट है, उसमें से हम क्वेश्चन को सॉल्व करना हमारी प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी है। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी ये रहेगी कि किस तरीके से बेहतर तरीके से टेस्ट सीरीज़ों का यूज किया जाए और किस तरीके से एग्ज़ाम हॉल में अपनी कॉन्फिडेंस है उसको बढ़ाया जाए। तो दोस्तों, एग्ज़ाम हॉल का जो माहौल है उसमें अपने आप को मेंटेन करना और सिली मिस्टेक से दूर हो जाना ही आपकी सिलेक्शन का कारण, मतलब सिलेक्शन का कारण बनेगा। अगर आपने सिली मिस्टेक नहीं की और अपने आप को कॉन्फिडेंस में रखा, अच्छे से आपने पेपर अटेंड किया, तो बहुत अच्छी तरीके से आपका पेपर होगा और उसमें आपके पास होने की संभावनाएं ज़्यादा हो जाएंगी। इसलिए दोस्तों, जो टेस्ट सीरीज जो मैंने अपनी स्ट्रेटजी में और गौरव के द्वारा भी आपको विभिन्न प्रकार की समय समय पर चीज़ें बताई जा रही है, उनको हिंदी मीडियम के लिए विशेषकर जो स्टूडेंट होते हैं उसमें जो बैकग्राउंड होता है, कुछ कई कारण होते हैं जिनकी वजह से जो स्मार्टनेस होती है वो थोड़ी उसमें थोड़ी दिक्कत आती है। हम अच्छी तरीके से, बहुत सारी अच्छी तरीके से पेपर को डील नहीं कर पाते। लेकिन अगर देखें तो जो पेपर होता है, प्री का पेपर अनप्रिडिक्टेबल होता है, स्मार्टनेस का होता है। अगर अच्छी तरीके से आपको स्मार्ट तरीका आता है ढंग से पेपर करने का, तो नहीं आते हुए सवालों को भी कई बार आप अच्छे से कर जाते हो। इसलिए बहुत टेक्निक के साथ आपको टेस्ट सीरीज करनी है और टेस्ट सीरीज को सीखना है। लेकिन मैं एक टेस्ट करने से पहले यूपीएससी में यहाँ पर भी कई चीज़ें आपको बता देना चाहूँगा। यूपीएससी में जो मेन पेपर है उसमें भी आप अगर सॉल्यूशन करना चाहो या यहाँ पर भी अगर सॉल्यूशन करो, तो यहाँ टेस्ट सीरीजों का उद्देश्य आपका ये होना चाहिए कि हमें सीखना है। ये नहीं करना करे मुझे 80 नंबर का अच्छे क्वेश्चन सही करने, 90 क्वेश्चन सही करने। सीखना है और साथ ही साथ अपनी जो भी कमी है उनको दूर करना है, यही होना चाहिए। और जो तरीके आपको एलिमिनेशन के पेपर अटेंड करने के जो तरीके हैं उनको अप्लाई करो, जो भी रिवीजन किया उसको अप्लाई करो। इसलिए टेस्ट सीरीज है, तो बहुत अच्छी तरीके से टेस्ट सीरीज को बढ़ाया गया है। आप कृपया करके इनको बेहतर तरीके से दें और जो जो चीज़ें होंगी उनको हम सॉल्यूशन का बताएंगे उनका। बाकी आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया जा रही है, करवाया जा रहा है। और इसके अंतर्गत यूपीएससी हिंदी चैनल के आपको अंतर्गत आपको यूपीएससी के साथ साथ यूपीपीसीएस की भी टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाई जा रही है, जो बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार की गई है। तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी कभी भी टेस्ट सीरीज जब आप तैयार सॉल्व करो, तो सबसे पहले एक तो पेपर हर क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ना है, बारीकी से पढ़ना है। सेकंड, क्वेश्चन के सारे ऑप्शनों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, क्योंकि कई बार यूपीएससी क्वेश्चन बेस्ट पूछता है और हम जल्दीबाजी में उसका आंसर स्टार्टिंग में लगा करके फिर क्वेश्चन गलत हो जाता है। जैसे एक बार सवाल आया था कि समानता का अर्थ क्या होता है, तो समानता का अर्थ एक होता है कि भाई सभी के साथ समान व्यवहार करो, एक होता है विभेदों की समाप्ति, एक होता है विशेष अधिकारों की समाप्ति। तो उस टाइम यूपीएससी ने आंसर माना था इसका विशेष अधिकार। रियलिटी में ये होता है कि विशेष अधिकार उनको समाप्त कर दो, उसके बाद तो अपने आप ही सभी बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए समानता का अर्थ में इसलिए मैं यही कहूँगा कि चारों ऑप्शन है उनको अच्छी तरीके से पढ़ें और बेस्ट आंसर को चूज करें। और जो क्वेश्चन जब कोई पेपर आप अटेंड करो तो सबसे पहले जो आ रहा है उनको अटेंड करो। सेकंड में जो आपको लगता है कि थोड़ा डाउट है, एलिमिनेशन किया, उसके बाद उनको अटेंड करो। थर्ड, जो बिल्कुल नहीं आ रहा लेकिन आपको लगता है कि एलिमिनेट करने की पॉसिबिलिटी ये है, तो थोड़ा बहुत तुक्का भी लगाने की कोशिश करो। क्वेश्चन थोड़ी सी अटेंड करने की कोशिश करो, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन की नेगेटिव तो होती है थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि कोई बिल्कुल नहीं आ रहा आप वैसे लगा के आगे। बिना लॉजिक के क्वेश्चन तो बिल्कुल अटेंड मत करना, थोड़ा बहुत अटेंड करने की कोशिश करो, तो लॉजिक लगा करके ही उसमें कोई लॉजिक या तुक्का लगाओ। उसके लिए गौरव सर के द्वारा आपको एक वीडियो प्रोवाइड करवाया गया है, उसको आप देख सकते हो, यूट्यूब पे है वो। तो यहाँ मैं कुछ क्वेश्चनों के साथ आपको डिस्कशन करते हुए बताऊँगा कि किस तरीके से आपको पेपर है उसको अटेंड करना है। तो सबसे पहले आपको बहुत, एक तो ये मत सोचना है एग्जाम हॉल में जब भी आप पेपर देने बैठो तो मैं कहाँ बैठा हूँ। आपको सिर्फ ये सोचना है कि सिर्फ मुझे इस पेपर में जो क्वेश्चन आएगा उनको सॉल्व करना है। अगर कोई क्वेश्चन शुरू के आप मान लें आपको टफ आ गए, तो ऐसा मत सोचना कि यार वो बहुत ही ज़्यादा टफ आ गए, मतलब टफ आ गए, अब पता नहीं शुरू के 10 क्वेश्चन टफ आ गए, आप हताश हो गए, फिर आपको समझ नहीं पा रहे हो, फिर आप फेल हो जाते हो। वो गलत बात है। सोचो यार, जो मेरे लिए टफ आया है वो सभी के लिए टफ है, और जो मुझ पे आता है वो उतना ही अजीब आता है और दूसरे लोगों पर आता है। और मेरा टारगेट है पास होना। मुझे ऐसा नहीं कि 200 नंबर लाने हैं, और मुझे एक मेरिट पास करनी है। मेरिट पास करने के लिए अगर उनको टफ पड़ा है तो मेरे को भी टफ पड़ा है, तो इसका मतलब कट ऑफ कम जाएगी, तो मैं उसमें पास हो जाऊँगा। इसलिए धैर्य खोने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो टफ आएंगे तो आपको पता है यूपीएससी क्वेश्चन देखोगे, कुछ क्वेश्चन तो बहुत ईजी होते हैं, कुछ मीडियम होते हैं, कुछ टफ होते हैं। तो पहले प्रायोरिटी करो ईजी और मीडियम को, तो अच्छा कर दो, उनमें सिली मिस्टेक तो मत करो। और उनमें सिली मिस्टेक को दूर करने के लिए आपको टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी चाहिए, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। अब हम देखते हैं क्वेश्चनों को, कुछ क्वेश्चनों को। एक तो है कि पहला क्वेश्चन है इसका, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में राजसूय रश्मिवेद जो शब्द है इनका संबंध किससे है। तो ये बहुत ही फेमस चीज़ है, आपको पता है। राजसूय रश्मिवेद यज्ञ करवाए जाते थे राजाओं के द्वारा, जो उनकी शक्ति का प्रतीक होते थे, इसलिए ये शासकों द्वारा संपादित किए जाने वाले यज्ञ हैं।
ये तो आपको इतिहास में आपने अगर रामायण महाभारत भी देखी है तो उसमें भी आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। तो इसमें अगर मान लो कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको बिल्कुल ही नहीं आ रहा, तो देखो पहला ऑप्शन को वैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि उपाधि जैसी चीज़ तो लगती नहीं। क्योंकि उपाधि क्या होती है, महाधिराज, राजा, राज हो, मतलब उसके पिताजी का नाम लग लग के हो जाती है उपाधियाँ। लेकिन ये इसमें ऐसा कोई संकेत दिख नहीं रहा। शाही दरबार में नृत्य शैलिया तो राष्ट्रीय रस्म एक नाम से भी थोड़ा जुड़ नहीं पाता, और थोड़ा सा इसमें चौथे नंबर में डाउट हो सकता था। लेकिन अगर आप थोड़ा सा महाभारत की चीज़ पढ़ी हुई होती, थोड़ी सी फेमस रामायण की पढ़ी होगी, तो आपको पता लव कुश युद्ध होता है राम के साथ, वो किसकी वजह से होता है, अश्वमेध यज्ञ की वजह से होता है। अश्वमेध यज्ञ आप सभी जानते हैं अच्छी तरीके से। दूसरा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसको साथ साथ जब आपको जाना तो उससे पहले आपको यहाँ जाना है एक सही पूछा है गलत पूछा है, उसके बाद 2 पॉइंट है उनको पढ़ना कि विशेष अधिकार संसद और राज्य विधानमंडल दोनों के सदस्यों को प्राप्त होते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि संसद के सदस्यों को प्राप्त होते हैं आर्टिकल 105 के अंतर्गत, और राज्य विधानमंडल के सदस्यों को प्राप्त होते हैं आर्टिकल 194 के अंतर्गत। ध्यान रखना, अगर संघ सरकार के और राज्य सरकार के आर्टिकलों को, विशेषकर यूपीपीसीएस के लिए जरूरी होते हैं, उनको अगर आपको देखना है तो उसमें आप 89 जोड़ देना। जैसे इसमें 89 जोड़ दूंगा तो 194 आ गया। तो समांतर मतलब ज़्यादातर आपको उसका अनुच्छेद मिल जाएगा जो संघ का है। उसके बाद आपको लगता है संघ की याद कर लो, उसके बाद जैसे संघ संसद कितने में, लोकसभा कितने में, राज्यसभा कितने में, संयुक्त बैठक मतलब कब बुलाई जाती है, कौन से में, उसके बाद उसमें 89 जोड़ेंगे तो अपने आप को क्या आ जाएगा, राज्यों का आ जाएगा। तो पहला बिल्कुल सही हो गया हमारा। दूसरा है संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति के पास विशेष अधिकार का हनन करने का के मामले में लेने का अंतर। पहली बात तो मंत्रिमंडल समिति ध्यान रखना कार्यपालिका का भाग है, तो ये तो वैसे ही समझ नहीं होगी क्योंकि ये संसद के अधिकार है, इसको आप वैसे ही गलत कर सकते हो। इसमें सिर्फ संसद के लोग ही शामिल होंगे, इसलिए बिल्कुल गलत है। इसमें अंतिम जो इसमें क्या होता है, पूरी एक प्रोसेस में थोड़ी सी ब्रीफली बताता हूँ कि इसमें कोई मान लो संसद के विशेषाधिकार उल्लंघन करता है, एक संसदीय विशेषाधिकार समिति होती है, उसके पास मामले जाते हैं, वो चाहते खुद निर्णय दे सकती है, वो निर्णय नहीं देती तो उसके बाद ये जाता है स्पीकर के पास, और स्पीकर का निर्णय होता है वो इसमें क्या होता है, अंतिम होता है विशेष अधिकारों के मामले में। इसलिए आंसर गलत है, आंसर ये गलत है, इसलिए आंसर ये 2 गलत है, इसलिए कथन 1 सही होगा क्योंकि उसने सही पूछा है। इसके बाद तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन फिर इसके बाद पढ़ने के बाद आपको ध्यान है सही पूछा है गलत पूछा है, इसने सही पूछा है तो पढ़ो एक ऑप्शन को। संविधान प्रधानमंत्री के चयन की एक विस्तृत प्रक्रिया, विस्तृत तो नहीं बताता, बहुत संक्षिप्त में एक लाइन तो लिखता है कि राष्ट्रपति की सब लोकसभा में सबसे बहुमत प्राप्त दल को नेता को क्या करेगा, प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा, इतना लिखा हुआ है। ऐसे ज़्यादा ये नहीं लिखा कि उसको किस अगर नहीं मिले तो क्या होगा, मिले तो क्या होगा, इस तरह की प्रोसेस उसमें ज़्यादा व्याख्या नहीं लिखी हुई है, इसलिए आंसर होगा ये मतलब ऑप्शन हो गया, मतलब कथन फर्स्ट हो गया गलत। दूसरा, एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति होने से पूर्व लोकसभा में बहुमत सिद्ध करना अनिवार्य है, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि आप लोकसभा में सरकार का मान कई बार स्थिति ऐसी रहती है कि लोकसभा से मतलब प्रधानमंत्री, जैसे आपने देखा होगा अटल बिहारी वाजपेयी, तो अटल बिहारी वाजपेयी को जो राष्ट्र प्रधानमंत्री बनाया गया था उसे बोला कि आप बाद में जाकर के भी कर सकते हो, तो कंपलसरी नहीं है। सामान्यतः जब किसी दल को पूर्ण बहुमत मिल रहा है या जॉइंट सरकारों को पूर्ण बहुमत मिल रहा है तो प्रधानमंत्री उसका नियुक्त कर देते हैं। लेकिन अगर किसी को भी नहीं मिल रहा तो राष्ट्रपति बोलता है कि जो सदन में अपना बहुमत साबित कर देगा उसको वही प्रधानमंत्री होगा। तो पहले शपथ दिला देते हैं, उससे बोलेगा वही समझ में अब तू साबित कर, तो फिर वो साबित करता है। तो इस आधार पर गलत जरूरी नहीं होता, इसलिए इनसे ऑप्शन डी हो गया, क्योंकि दोनों सही पूछे जबकि दोनों गलत है इसलिए। इसके बाद अगर हम बात करें तो मध्यकालीन भारत में सामंती राज्यों के उदय के निम्नलिखित में से कौन से परिणाम। सामंती राज्य छोटे छोटे राज्य होते हैं उनको सामंती राज्य बोला गया। इसने राजा के प्राधिकार को शक्तियों कमजोर, ऑब्वियसली आपको पता है जब छोटे छोटे राज्य होंगे तो जो कब उदय होगा उनका सोचो जब शक्ति कमजोर होगी, इसलिए, और जब इनकी शक्ति बढ़ेगी तो ऑब्वियसली राजा की शक्ति कमजोर होगी, इसलिए सही है। क्योंकि पूछा इसने सही पूछा है इसलिए आंसर, तो अपन को ये भी सही है। दूसरा, इसके कारण आंतरिक व्यापार में गिरावट आई। क्यों? अगर मान लो ये पूरा एक ही राज्य, तो यहाँ से इस क्षेत्र से वस्तु अगर इस क्षेत्र में जाएगी तो कोई बाधा नहीं होगी, आसानी से वस्तु इस क्षेत्र से उस क्षेत्र में जा सकती है, कोई चुंगी करने लगेगा, कोई डिस्प्यूट होगा तो भी व्यापार है वो रुकेगा नहीं। लेकिन अगर मान लें यहाँ छोटी छोटी और राज्य भी आ गए, छोटे छोटे सामंत राज्य आ गए, अब एक वस्तु को यहाँ पर पहुँचने के लिए या इस वस्तु को इनमें आपस में डिस्प्यूट भी चलता रहता था, युद्ध चलते रहते थे, तो वैसे ही व्यापार की बाधाएं बनी रहती थी। इससे क्या हुआ कि भारत का जो आंतरिक व्यापार है क्या हो गया, बहुत ही ज़्यादा कमजोर हो गया। बिल्कुल सही बात है। दूसरा तीसरा कथन है इससे ग्रामीण सुशासन को सुदृढ़ हुआ, ये गलत है। क्योंकि ध्यान रखना जब सामंतों की शक्ति बढ़ी तो उन्होंने उल्टी अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए नीचे शक्ति और ले ली थी, है ना, तो इसलिए इन्होंने उल्टी ग्रामीण सुशासन को क्या किया, कमजोर किया, इसलिए आंसर इसमें ये होगा। 1 और 2 सही है, इसमें तीसरा गलत है। इसके बाद अगर हम बात करें 5वें क्वेश्चन को, तो जनसंख्या से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है।
इसमें क्या कहा है, जनसंख्या वृद्धि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जनसंख्या वृद्धि दो समय बिंदुओं के मध्य क्षेत्र विशेष में किसी विशेष क्षेत्र के अंतर्गत जो जनसंख्या परिवर्तन को निरूपित होता है उसे बोलते हैं जनसंख्या वृद्धि। जैसे 2001 की देखें अगर भारत में और 2011 की देखें अगर भारत में, तो एक में कहते थे 102 करोड़ 121 करोड़ होगी 2011 में, तो ये जो 19 करोड़ हुआ यही तो क्या है, जनसंख्या वृद्धि। तो एक क्षेत्र भारत हो गया, दो विशेष समय 2001 और 2011 हो गया, इनके बीच में जो जनसंख्या बढ़ती है उसे क्या बोलेंगे, जनसंख्या वृद्धि बोलेंगे। तो इसलिए आंसर सही है, अपन को देखना सही है, ध्यान रखना। उसके बाद आता है कि प्रवास के अभाव में जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि और जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि समान रहती है। अब मैं देखो जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि और प्राकृतिक वृद्धि के अंतर क्या होता है। देखो जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि क्या होती है, वास्तविक वृद्धि बराबर होता है प्राकृतिक वृद्धि प्लस माइनस प्रवासन, ठीक है ना, मतलब माइनस प्रवासन। अब प्रवासन में ज़्यादा आया है या कम आया उसको आधार पर होगा, तो देखो ये होती है। अब उसने बोल दिया कि प्रवास का अभाव है, तो इसको कर दूंगा 0, तो इसका मतलब ये होगा कट जाएगा, तो वास्तविक वृद्धि इज इक्वल टू प्राकृतिक वृद्धि, इसके आधार पर दोनों समान होंगे। क्योंकि प्रवासन से क्या होता है कि लोग आ जाते हैं चले जाते हैं तो डिसबैलेंस कर देते हैं उससे, तो इसलिए इसमें आंसर दोनों सही होंगे, और आंसर सी होगा इसमें। इसके बाद पूछा एक शब्दावलियों का सवाल, आपको पता है जितना भी मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि आपने जो मध्यकालीन भारत इतिहास के अंतर्गत या अगर करंट में कोई शब्दावली दिखे तो शब्दावली को जरूर ध्यान देना कि शब्दावली का संबंधी किससे, ज़्यादा नहीं देखना, सिर्फ ये देखना शब्दावली का संबंध, उसके बारे में कोई कहानी वानी अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं छोटा सा इतना ध्यान रखना कि संबंध किससे। ऐसे सवाल आपको 4 से 5 मिलेंगे जो आपके सिलेक्शन को काफ़ी आगे कर देते हैं। इसलिए तो कुर्की अगर प्रणाली की मैं बात करूँ तो ध्यान रखना ये अंग्रेजी बागानों से जुड़ी हुई है। जो जब अंग्रेजी बागान आए थे उन्हें इस प्रणाली के अंतर्गत वो क्या है कि जो किसान होते हैं उनके श्रमिक होते थे, उनको क्या है कि उनका गिरवे रख करके कुछ चीज़ें उनको ब्याज पे देते थे और फिर उनको बंधक बना करके उनको गुलाम बना करके उनसे काम करवाते थे। उनको नीली खेती है वो बाध्य कर देते थे, तो इसलिए नीली खेती करने के लिए बाध्य करते थे, इसलिए आंसर इसमें होगा। इसके बाद अगर हम 7वें क्वेश्चन को देखें तो 7वां क्वेश्चन क्या कहता है, नदी बहाव प्रवृत्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और पूछा है इनसे सही। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर आपको यही पता नहीं कि नदी बहाव प्रवृत्ति क्या होती है तो आप क्वेश्चन को वैसे ही नहीं कर पाओगे। तो इसलिए कुछ शब्दावलियाँ होती हैं उनको जरूर ध्यान रखना, उनको समझने की कोशिश करें। तो नदी बहाव प्रवृत्ति ध्यान रखना, नदी का जो प्रभाव होता है वो जोग्राफिकल जो जलवायु कारक होते हैं उनसे बदलता रहता है, उन पर प्रभाव करता है, तो उनके कारण बदलता है, उसे बोलते हैं नदी बहाव प्रवृत्ति। अब ऑप्शन पे जाते हैं। किसी नदी धारा में वर्ष भर प्रवाहित जल की मात्रा नदी की प्रवृत्ति के रूप में मानी जाती है, गलत है। क्योंकि ध्यान रखना नदी की जो बहाव प्रवृत्ति तो मैंने आपको बता दिया कि नदी की बहाव प्रवृत्ति मेन रूप से क्या है। ये जो बोल रहा है कि किसी नदी धारा में वर्ष भर जो जल प्रवाहित होता है उसको तो हम क्या बोलते हैं, आपको मैं बता दूँ, उसको बोलते हैं हम क्यू सेक्स या क्यूबिक प्रति सेकेंड, इसको हम वो बोलते हैं क्यू सेक्स। और इसको मापते किसमें आप क्यू सेक्स को, इसको आप मांगते हैं क्यूबिक फीट प्रति सेकंड में मापते हैं, इसलिए आंसर ये गलत हो गया। दूसरा पूछा है मानसूनी वर्षा उत्तर भारत की नदियों की तुलना में दक्षिण भारत की नदियां बहाव प्रवृत्ति को अत्यधिक प्रभावित करती है। ध्यान रखना एक तो उत्तर भारत की नदियां तो आपको पता है, उत्तर भारत की नदियां किस पे प्रभावित, उत्तर भारत की नदियां तो आपको पता है हिमालय, और हिमालय में ग्लेशियर रहते हैं तो उनको वर्षा से ज़्यादा प्रभाव पड़ता नहीं। बरसात हो जाए तो ठीक है, नहीं हो जाए ठीक है, तो ग्लेशियर है पिघलते जाएगा, बरसात उनका जल बाहर आएगा। जो दक्षिण भारत की नदी है वो मानसून पर ज़्यादा डिपेंड रहती है, क्यों, क्योंकि वो पूरी तरह बरसात पर डिपेंड होती है, इसलिए ऑप्शन सही है, इसका आंसर आएगा बी। दूसरा कथन एकदम सही है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में, भारत में जलोढ़ मृदा की विशेषता विवरण के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखो ये चीज़, अब ये सवाल आपको कॉमन सेंस का सवाल है कि यार ये तो आप लगा ही सकते हो सकता है ये नहीं यार, तो ये इससे क्या आप दो एलिमिनेट तो कर सकते हो, ये गलत है ये गलत है, आंसर दोनों में से होगा। फिर उसके बाद आप कुछ चिन्ह लगा के देना, कभी कभी किस्मत से क्या हो जाता है सही हो जाता है और कभी कभी गलत हो जाता है। जैसे मैं रिस्क उठाना मतलब छोड़ के मत आना, अगर आप एक का एलिमिनेट कर देते हो तो उसको किसी भी स्थिति में आपको छोड़ना नहीं है सवाल को। भारत में जलोढ़ मृदा की विशेषताएं वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सबसे पहले ये पढ़ लिया अच्छे से, पढ़ने के बाद यहाँ आपको सही पूछा है गलत पूछा है, तो इसका मतलब इसने सही पूछा है। अब एक आपको पता होना चाहिए जलोढ़ मृदा ही क्या होती है, उसकी विशेषता क्या होती है। तो ध्यान रखना जलोढ़ मृदा जो नदियों द्वारा ला करके बिछाई जाती है मृदा, बहुत ही उपजाऊ होती है, चिकनी होती है ना, और डुमटी होती है, और साथ ही इसमें एक चीज़ और बात ध्यान आता हूँ, पोटास की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है और फास्फोरस की मात्रा इसमें कम पाई जाती है। इसलिए आपको पता हो कि जो जहाँ पर पानी ज़्यादा होता है, नदी ज़्यादा आता है, वहाँ पर उस पानी में क्या फास्फोरस डालते हैं फिर,
ताकि मृदा में उपजाऊता बढ़ सके, मतलब मृदा मतलब और ज़्यादा अच्छी तरीके से यूज हो सके, इसलिए इसमें फास्फोरस की मात्रा कम होती है। अब देखते हैं हम ऑप्शन को। इन मृदाओं में सामान्यतः पोटासियम की मात्रा अधिक होती है, बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात, खादर और बागर जलोढ़ कैल्शियम के मतलब कंकड़ के पाए जाते हैं, ऑब्वियसली, क्योंकि खादर ध्यान में खादर मृदा होती है नई जलोढ़ मृदा, और बांगर होती है पुरानी जलोढ़ मृदा, और इन दोनों में दूर दूर पर छोटे छोटे कंकड़ आते हैं, क्योंकि धूल जो नदियों की जो पुरानी जलोढ़ होती है उसमें कंकड़ जैसी कंकड़ हैं वो पाए जाते हैं छोटे छोटे, इसलिए ये ऑप्शन भी सही है। तीसरा मैंने बताया था कि ये चिकनी होती है, ये भी सही है, इसका मतलब आंसर उसमें डी होगा। 9वां क्या होता है, ये सवाल है, बहुत ध्यान से पढ़ना। इसने पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन से सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के रूप में शामिल होते हैं। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल पूछा है और क्वेश्चन पूछा है सही कौन सा है इनमें से। तो आपको पता है राष्ट्रपति का, एक तो आपको पता होना चाहिए राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कौन है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में बता देता हूँ। आपको पता है संसद के केवल कौन से सदस्य, निर्वाचित सदस्य। दूसरा, राज्य विधानसभाओं के कौन से सदस्य, निर्वाचित सदस्य। तीसरा, दिल्ली और पांडिचेरी के जो निर्वाचित सदस्य वो इसमें क्या होते हैं, शामिल होते हैं। तो इसलिए, और जबकि उपराष्ट्रपति का अगर चुनाव देखो तो इसमें राष्ट्रपति, इसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और मनोनीत दोनों शामिल होते हैं, इसमें राज्यों के विधानसभा के सदस्य शामिल नहीं होते। अब हम ऑप्शन पे जाते हैं। संसद के निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल सही बात है, होते हैं। संसद के मनोनीत सदस्य ये भी होते हैं, और राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य ये नहीं होते, इसलिए गलत है। आंसर होगा 1 और 2 बी। इसके बाद अगर गिनी गुणांक के बारे में एक सवाल आया, ध्यान रखना, गिनी गुणांक है ये लॉरेंज वक्र को, लॉरेंज है उसको देख लेने के बाद, लॉरेंज वक्र अगर आपको पूछे कि लॉरेंज वक्र का मतलब संबंध क्या है, लॉरेंज वक्र का मतलब, तो उसका संबंध है कि वो दो चीज़ों को दिखाता है। लॉरेंज वक्र एक दिखाता है, दो चीज़ों के साथ संबंध दिखाता है कि एक तो आय और एक जनसंख्या। तो इनके मध्य जो आय समानता कैलकुलेट करता है कि जो जनसंख्या है इसके बीच में संपत्ति का वितरण कैसे। तो लॉरेंज क्या कहते हैं कि एक सीधी रेखा है, आदर्श रेखा है, पूर्ण समानता को दिखाती है ना। अब इसने बताया कि दो अलग अलग समय के अंतर्गत इस रेखा को ले, मान लो ये हो गई 2011 की और ये हो गई 2015 की। तो जो रेखा इस आदर्श रेखा से जितनी दूर है उतनी ही असमानता है। इसका मतलब 2015 में असमानता ज़्यादा है और 2011 में असमानता कम है। इसने तो ये बोला कम ज़्यादा है, लेकिन इसको मात्रात्मक रूप से नहीं बताया और इसको गणितीय सूत्र के माध्यम से गिनी नहीं बताया। तो इसका मतलब गिनी गुणांक है। उसने बताया कि इसका 0 से 1 के बीच में मान होता है। 0 का मतलब पूर्ण समानता है और 1 का मतलब पूर्ण असमानता है। और इसने उसको एक फॉर्मूला दिया। फॉर्मूला मान लिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें ज़्यादा पढ़ना नहीं, आपको अपना ध्यान रखना है कि 0 से 1 के बीच में मान होता है। तो पहली बात, अब ऑप्शन पे जाते हैं हम। पूछा गया है सही, ये किसी जनसंख्या की संपत्ति के वितरण के एक सांख्यिकी माप, बिल्कुल सही बताया, मैंने बताया ना कि सांख्यिकी माप है जो लॉरेंज वक्र द्वारा जाकर लॉरेंज के द्वारा दिया गया था, उसी को गिनी नामक अर्थशास्त्री उसने और ज़्यादा विस्तार रूप दिया गया और उसको एक गणितीय सूत्र के माध्यम से बताया गया। दूसरा, गिनी गुणांक का शून्य मान किसी जनसंख्या की उच्चतम असमानता को इंगित करता है। मैंने बोला था ये गलत है, क्योंकि मैंने बोला 0 का मान पूर्ण समानता होती है, असमानता नहीं, इसलिए आंसर ये गलत है। आपका ऑप्शन 1 सही है। इसके बाद 11वां देखें, यदि अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का प्रस्ताव सदन में विचाराधीन है तो नीचे दिए कथनों के आधार पर मतलब सही उत्तर चूज कीजिए। तो सही चूज करना है, सही कौन सा है, कौन सी जो कथन है वो सही है। तो प्रथमतः वोट नहीं दे सकता, बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि वो वोट देने का अधिकार तो उसको होता है ना। दूसरी बात, सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है, बिल्कुल बात सही है। और सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकता, ये बात सही है। सदन की वो अध्यक्षता है उसको नहीं कर सकता, क्योंकि उस पर वो विचार चल रहा है उस टाइम। लेकिन इसका जो वोट होगा वो वोट निर्णायक मत के रूप में नहीं होगा, ध्यान रखना। वो सामान्य मत के रूप में वोट होगा, निर्णायक मत के रूप में उसका वोट नहीं होगा। तो इसमें आंसर होगा मतलब ए, क्योंकि एक गलत है। तो इस आधार पर देखो, इसको काटो, इसको काटो। अब देखो इसमें आपको कैसे करना है, आपको पता है, एक भी ऑप्शन पता है, मुझे पता है यार 3, इसमें मुझे पता है। अगर इसमें मान लें आपको पता है 2 तो बिल्कुल सही है। अगर पहला गलत है तो पहला या काट तो या काट दे। अब आपको कोई आइडिया नहीं है कि यार दोनों में क्या है, तो फिर इनको छोड़ के मत आना, इनमें से चूज करने की कोशिश करना। फिर लॉजिक लगाना है, सदन की बैठकों का अध्यक्षता नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उस पर खुद भी आरोप लग रहा है। तो इसमें लॉजिक लगा करके क्या करेंगे, हम 3 को सही कर देंगे। तो अब देख लें, इन दोनों में से अगर देखेंगे तो 3 सही हो जाएगा। ऐसे सिलेक्शन करना है। देखो हमें ये नहीं होता, हमें नॉलेज करनी है, हमें क्या सही चिन्ह लगाना है। चाहे वो कहीं लॉजिक लगा के लगाओ, उल्टा सुल्टा लगाओ, बस सही चिन्ह लगाना चाहिए और OMR शीट में सही गोला हो जाना चाहिए, बस। प्री में तो यही तरीका है। इसके बाद आता है मनुष्य में सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो एक बात बताओ, जब कोई परपोषी मतलब परपोषी आपको पता है जो दूसरे पर डिपेंड रहता है, दूसरे पर उसके अंतर्गत कोई एंटीजन का सामना करता है जो जीवित और मृत रोगाणु और अन्य प्रोटीनों के रूप में हो सकते हैं,
और वो क्या करते हैं, एंटीबॉडी डेवलप करते हैं। इस प्रकार की जो प्रतिरक्षण होती है वो सक्रिय होती है, मतलब हमारी बॉडी के अंतर्गत कोई नई हम कोई चीज़ डाल दें, कोई बैक्टीरिया डालें जो एंटीबॉडी के रूप में काम करें, तो वो सक्रिय होते हैं। और सक्रिय जो एंटीबॉडी होती है वो बहुत धीमी चलती है, एक चीज़ और ध्यान रखना, ये बहुत धीमी होती है। और साथ ही और जो निष्क्रिय होती है उसमें क्या होता है कि वो विभिन्न तरीके, वो क्या होती है, एक निष्क्रिय के अंतर्गत जो एंटीबॉडी रेडीमेड एंटीबॉडी होती है उसमें रेडीमेड एंटीबॉडी पहले से ही होती है, उसमें कोई बाह्य चीज़ निजार से नहीं डालना। तो अगर इसको पढ़े ऑप्शन को, तो बाह्य अभिकर्ताओं के विरुद्ध शरीर की रक्षा के लिए जब रेडीमेड एंटीजन, ध्यान रखना मैंने बोला अभी रेडीमेड का संबंध निष्क्रिय से है, सक्रिय से नहीं, इसलिए ऑप्शन गलत। इसको यहाँ तक पढ़ना है, ध्यान रखना। दूसरा, गर्भावस्था के दौरान भ्रूण में माता के एंटीबॉडी का हस्तांतरण निष्क्रिय, ऑब्वियसली ये निष्क्रिय है क्योंकि रेडीमेड है ना, रेडीमेड एंटीबॉडी है माता के अंतर्गत जो उसके भ्रूण में समाहित हो जाती है, इसलिए क्या हो गया, निष्क्रिय। इसलिए ऑप्शन इसमें बी सही है, ए मतलब बी सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, उसमें देखेंगे हम महासागर जल के तापमान के बारे में। तो पहली बात तो पता होना चाहिए कि महासागर जल का तापमान क्या होता है। तो महासागर जो जल की सतही तापमान है उसमें जो ऊष्मानिर्भर नीत होती है उसे महासागर जल का तापमान बोलते हैं। और इसका स्रोत आपको पता है सूर्य होता है, लेकिन देखो सूर्य पृथ्वी पर एक ही है, उसके बावजूद हर महासागर जल का तापमान एक जैसा नहीं है, तो इसको कई कारक प्रभावित करते हैं। तो इसमें ये किसने स्टेटमेंट दिया है, पूछा है इसने, सही है बिल्कुल। तो महासागरों में वार्षिक तापांतर स्थल की तुलना में कम होता है। देखो तापांतर यानी कि मतलब अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान के बीच में जो अंतर होता है वो एक समय विशेष के दौरान उसको बोलते हैं तापांतर। तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जल और स्थल भाग की एक विशेषता होती है, आपको पता है जल भाग धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। अब जो चीज़ धीरे धीरे गर्म होती है, धीरे धीरे ठंडा होती है, तो ज़्यादा अंतर नहीं हो पाता उसमें। और स्थल भाग बहुत जल्दी से गर्म होता है, बहुत जल्दी से ठंडा होता है, तो इसमें अंतर ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए ध्यान रखना। महासागर है और में वार्षिक तापांतर है वो स्थल भाग की तुलना में कम होता है, क्योंकि स्थल भाग पर तापांतर है वो ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन सही है। दूसरा, अक्षांशों में वृद्धि के साथ तापमान में वृद्धि एक निश्चित दर से कमी होती है, मतलब समान दर से या निश्चित दर से, तो ये गलत है। क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, ये 0 डिग्री अक्षांश होगी विषुमत रेखा, ये मध्य रेखा हो गई, ये मतलब कर्क रेखा कर लेता हूँ इसको, और ये इधर मकर रेखा हो गई। अब ध्यान रखना विषुमत रेखा, ध्यान रखना क्योंकि सूर्य एकमात्र होता है, और क्योंकि विषुमत रेखा पर सूर्य तीसरा सीधा पड़ता है, और सीधा पड़ने की वजह से उसका अवशोषण ज़्यादा होता है, इसलिए तापमान ज़्यादा हो जाता है। लेकिन सर्वाधिक तापमान यहाँ पाया जाता है, ध्यान रखना यहाँ। क्यों? क्योंकि विषुमत रेखा पर डेली दोपहर बाद है बादल होते हैं, बादल होने की वजह से सूर्य से आने वाली जो दीर्घ लघुकरण होती है उनको आने नहीं देते, इसलिए क्या होता है कि वहाँ पर तापमान ज़्यादा नहीं हो पाता। तो सबसे ज़्यादा तापमान यहाँ पर होता है। तो देखो यहाँ कम है थोड़ा सा, तो यहाँ जाकर के बढ़ेगा, फिर यहाँ जाकर घटेगा। इसका मतलब ध्यान रखना क्या पूछा है, तापमान निश्चित दर से कमी, निरंतर कमी नहीं हो रही, पहले बढ़ा फिर घटा, इसलिए ऑप्शन हो गया गलत। ठीक है। इसके बाद जाना है अगर तीसरे को, गहराई के साथ तापमान में समान रूप से कमी होती है, बिल्कुल भी गलत है। मैं बताता हूँ कैसे। क्योंकि अगर ऊर्ध्वाधर रूप से हम जल के वितरण को देखें तो जल के वितरण ये 2000 मीटर से नीचे की गहराई में जल का पूरे, चाहे वो ध्रुवीय पे जल हो चाहे वो भूमध्य रेखा पर जल हो, उसके पूरे जल का तापमान 4 डिग्री 3-4 डिग्री सेल्सियस के बीच बराबर पाया जाता है। क्योंकि आपको पता है कि अगर ये 0 से नीचे होता तो जल ही नहीं होता, फिर तो बर्फ बन जाती। तो इसी स्थिति में आप अनुमान लगा सकते हो, मान लीजिए 0 डिग्री अक्षांश है, ये 90 डिग्री अक्षांश है, ये 90 डिग्री अक्षांश है, 23 डिग्री अक्षांश है, 23 डिग्री अक्षांश है, ये मान लेते हैं नॉर्थ, ये हो गया साउथ। अब यहाँ पर तो माइनस में आपको पता है तापमान, क्योंकि यहाँ बर्फ जमी हुई है। यहाँ पर तापमान विषुमत रेखा मैंने बताया था कि इसके अंतर्गत मान लो 20 डिग्री होगा, तो इसके सबसे ज़्यादा पाया जाएगा यहाँ पर, हाँ, जो 20 से 25 डिग्री अक्षांश होते हैं वहाँ पर। अब सबको आना है 4 पर, क्योंकि पूरा नीचे तैयार सबसे, तो यहाँ इसका ज़्यादा घटने की दर ज़्यादा होगी, तुलनात्मक रूप से इसकी घटने की दर होगी, उससे इसकी घटने की दर ज़्यादा होगी, क्योंकि ये तो घटेगा कितना 16, जबकि ये घटेगा कितना 21, तो इसकी घटने की दर ज़्यादा होगी, 4 पाना है। और जबकि ये माइनस था, ये बढ़ेगा, तो इसकी बढ़ेगा। इस आधार पर हम कह सकते हैं नीचे जाने पर तापमान में एक निरंतर रूप से कमी नहीं होती, क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्रों से आने वाले तापमान में तो वृद्धि होती है, जबकि विषुमत रेखा क्षेत्र से नीचे जाएंगे तो घटेगा। तो इसलिए ऑप्शन ये भी गलत है, तीसरा भी गलत है, इसलिए आंसर उसमें ये होगा। इस आधार पर थोड़ा लॉजिक के साथ समझना, क्योंकि ध्यान रखना यूपीएससी के सवाल कॉन्सेप्चुअल बेस आते हैं, इसलिए आपसे निवेदन है कि थोड़ा समझने का प्रयास करें। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। इसके बाद शिवाजी के अष्ट प्रधान है, इनको जरूर एक बार देख लेना। 8 प्रधान है, जैसे एक अमात्य हुआ, सेनापति हुआ, सचिव हुआ, कोपिया उसका मामला हुआ है ना, एक उसका पेशवा हुआ, तो उनका नाम है। उनका नाम जानने के साथ साथ तुम एक काम और करना कि उनके जो जैसे कई है, जैसे मैं बता देता हूँ 8 है। एक हुआ पेशवा, पेशवा मतलब होता है प्रधानमंत्री। एक हुआ मतलब अमात्य, इसका मतलब होता है महालेखाकार।
एक होता है इसका समंत यानी कि समारोह कंडक्ट करता था। एक न्यायाधीश जिसको बोलते हैं हम क्या, न्याय करता था। एक पंडित राम होता था जो धार्मिक कार्यों का वो करता था। तो इस आधार पर इसके आठों को एक बार शब्दावली प्लीज़, यहाँ मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारत से बहुत ज़्यादा शब्दावली आती है, इसलिए आप सभी से यही निवेदन है कि आप शब्दावलियों को एक बार ढंग से देखें। तो इसमें आंसर होगा, क्योंकि इसमें बताया था अष्ट प्रधान के अंदर का जो अमात्य था उसका काम होता था महालेखाकार का। सेनापति कौन होता था, पेशवा। इसके बाद 15 में देखा, लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पूछा किसने, सही। तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए ऑब्वियसली 1928 साइमन कमीशन रिपोर्ट आई, ये सही बात है, उसमें चर्चा हुई थी 1931 के अंदर। कांग्रेस में इसमें भाग नहीं लिया, ये भी बात एकदम से सही है, क्योंकि कांग्रेस ने इसमें भाग लिया। कांग्रेस ने सिर्फ दूसरे सेकंड गोलमेज सम्मेलन है उसी में भाग लिया था, इसमें नहीं लिया था। और तीसरा, इस सम्मेलन की चर्चा के अंत में भारत सरकार नहीं, तीनों हुई, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, जो तीनों गोलमेज सम्मेलन की चर्चा हुई। उसके बाद 1935 के एक्ट का थोड़ा सा मार्ग प्रस्तुत हुआ, एक प्रारूप बना। तो इस आधार पर तीसरा, ये गलत, अब ध्यान रखना ये गलत। इसलिए अब मान लेते हैं किसी पे कुछ नहीं आ रहा, तो ध्यान रखना उसको एक बात जरूर पता होगा, है ना, कि ना यार ये तीसरा तो गलत ही है, क्योंकि ये तीनों के बाद बना। तो उस आधार पर इन दोनों गलत, और इन दोनों में इस पर एलिमिनेशन के आधार पर उच्चने की कोशिश करें, लेकिन छोड़ के ना प्लीज़। इसके बाद चोल काल के प्रसिद्ध नटराज की काश मोती, ये एक बात ध्यान रखना, इस नटराज की काश मोती के विभिन्न, जैसे उभय मुद्रा में है, पैर ऊपर है, सर नीचे, सर के अंदर उसके 4-5 हाथ है, उनका अलग अलग क्या संकेत है, उनको कभी कभी यूपीएससी पूछ लेती है सवाल में। इसी प्रकार का पूछा भुजंग त्रैस्यता, ध्यान रखना, इसने बोला है कि जो उपासक होते हैं उनके मन में विभिन्न प्रकार के डाउट थे, उसका संकेत देता है, उन डाउटों को दूर किया जाए। इसलिए इसी प्रकार इसकी एक दो कई प्रतीक है इसके मध्य में, इसका हाथ एक अभय मुद्रा में इसका हाथ है, इसका मतलब है कि पूरे जो भी इसके उपासक हैं उनकी क्या करता है, सुरक्षा का संकेत है। इस आधार पर इसको दिया गया है, इसलिए आप इसको एक बार अच्छे से इसके जो भी प्रतीकात्मक है उनको जरूर देख लें। इसके बाद ये कल्चर का एक सवाल कई बार पूछा जाता है, ये कठपुतलियों के लिए, तो एक धागा कठपुतली होती है, एक छाया कठपुतली होती है। धागा कठपुतली जो मतलब ये इसमें क्या होता है कि धागे के माध्यम से उनको बांधा जाता है, और उसके साथ साथ ही उसमें उनको लकड़ी को यूज किया जाता है, और विभिन्न प्रकार के जॉइंट दिए जाते हैं, कई जगह जॉइंट दिए जाते हैं, कई जगह सीधी बनाई जाती है। जैसे अगर देखें तो ये पूछ इनका इनमें ध्यान रखना, आप कैसे बनते हैं, क्या बनती है, थोड़ी सी एक बार देख लेना। कई बार स्टेटमेंट दे देता है बड़ा, और उसके बाद पूछ लेता है किसका संबंध है, कौन सी कठपुतली है, आपको उसमें पता होना चाहिए। तो इसमें आपको देखना क्या है, इसमें सिर्फ आपको ये देखना है कि ये इनका संबंध किससे है। तो देखो, धागा कठपुतली के अंतर्गत 3 कठपुतली मुख्य रूप से, ये कठपुतली जो राजस्थान की है ये भी धागा कठपुतली है, गोयम बेटा है ये भी धागा कठपुतली जो कहाँ की आपको पता है, कर्नाटक की है, और बोम्बल बेटा है ये भी आपको पता है धागा कठपुतली, ये कहाँ की, तमिलनाडु की। और रावण छाया उड़ीसा की कौन सी है, ये उड़ीसा की छाया कठपुतली है। तो इसलिए इसमें आंसर पूछा है कि धागा कठपुतली कौन सी है, तो 1 2 3, तो 1 2 3 है। रावण छाया आपको पता होना चाहिए, अगर रावण छाया भी आपको पता है तो ऑप्शन गलत हो जाएंगे, इस आधार पर आंसर हो जाएगा इसका बी। तो ऐसे करके थोड़े फैक्चुअल सवाल है, प्लीज़ थोड़ा सा इनको ध्यान रखना, क्योंकि यूपीएससी में कुछ सवाल फैक्चुअल भी होते हैं, लेकिन कुछ लॉजिक लगा करके इनको एक बार पढ़ लेना। अब भारतीय नदियों के सवाल है, इसलिए ध्यान रखना, और विशेषकर सिंधु जो नदी है बहुत ज़्यादा करंट में रही, इसलिए उसको आपको पता होना चाहिए उसका चीज़ों के बारे में। तो देखो, भारत की नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखो, सिंधु नदी का उद्गम सही नहीं पूछा है, ध्यान रखना, तो आपको गलत चूज करना है, गलत कौन सा है। तो सिंधु नदी का उद्गम बोकोरचूज झील के पास एक हिमनद से होता है, और भारत के हिमालय, सही बात है, क्योंकि भारत की बोकोरचूज से निकलती है, फिर ये भारत में कश्मीर में आती है, और उसके बाद ये पाकिस्तान में चली जाती है। ये जो कैलाश और काराकोरम जो पर्वत श्रृंखला उनके बीच में आती है। इसके बाद यमुना नदी का उद्गम बंदरपुर श्रेणी से होता है, और ये गंगा की सबसे बड़ी पश्चिम और सबसे बड़ी सहायक नदी। ध्यान रखना, एक एक स्टेटमेंट ऊपर आएगा, इसमें छोटा सा भी स्टेटमेंट गलत होगा गलत है, ये भी सही है, क्योंकि आपको पता है यमुना, ये गंगा आती है, इधर से यमुना आती है, यमुना इलाहाबाद में आकर के क्या मिलता है, गंगा में आकर के मिल जाती है, और ये पश्चिम से मिलती है, और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी भी है। दूसरा, चन्नाब नदी की अगर मैं बात करूँ तो चंद्रभागा के नाम से ये एक दर्रा है, सिपकला दर्रा है, उसमें से आकर के हिमाचल में होके आती है, फिर उसके बाद ये जम्मू कश्मीर में जाती है, उसमें मतलब उसमें मिल जाती है सिंधु नदी में, और ये सबसे बड़ी नदी होती है, इसलिए ये भी सही है। बराक त्रिपुरा की नहीं जाना, बराक तो बहुत फेमस नदी है, आप जानते होगे, बराक मणिपुर की नदी है, इसलिए गलत हो गया, तो डी आंसर गलत है।
इसके बाद 19वां को देखें तो ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसे संस्थाओं के सवाल एक बार जरूर इसमें हमारा जो डिटेल सॉल्यूशन है उसमें आपको दिए भी गए। इनकी सारी संस्थाओं की डेट, इनका सीक्वेंस, इनका कौन कौन नेता इससे जुड़े हुए हैं, ये जरूर पढ़ लेना। एक सवाल आपको डेफिनेटली यहाँ से मिलेगा। 2-3 मतलब मैंने अगर लास्ट ईयर के पेपर देखे तो उनमें लगातार 2-3 साल से सवाल आ रहा है, इसलिए आपसे निवेदन है कि ये सवाल एक बार अच्छे से देख लें। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका आपको आइडिया पहले से पता लग जाता है कि इस प्रकार के सवाल आ सकते हैं, इसलिए इनको देख लेना। तो इसमें पूछा है बंग भाषा प्रकाशिका सभा, ध्यान में पूछा सही कौन सा मिलान है। तो देखिए बंग भाषा प्रकाशिका सभा, इसकी स्थापना ध्यान रखना 1838 में की गई थी। और ये स्थापना राजा राय मोहन राय तो 1838 से पहले ही मर चुके थे, इसलिए तो गलत है। इसकी स्थापना राजा राय मोहन राय के कुछ ऐसे फॉलोअर थे उनके द्वारा की गई थी। इसके बाद इंडियन, ये गलत हो गया, इंडियन लीग की स्थापना आपको पता है शिशिर कुमार घोष है उसके द्वारा की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि भारत में मतलब राजनीति राष्ट्रवाद की भावना फैलाई, जागरूकता फैलाई जाए। और ये 1800 लगभग 76 तक इसकी स्थापना की गई थी। इसके ईस्ट इंडिया की स्थापना दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा की गई थी 1866 मतलब 1866 में की गई थी शायद। 1866 के अंतर्गत दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी, लंदन में की गई थी। इसका उद्देश्य था कि जो ब्रिटेन में रहने वाले जो भारतीय हैं उनको एक किया जाए और फिर उनके माध्यम से भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसको आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए चलाया गया था। तो इसकी स्थापना 1866 में की गई थी, जिसका उद्देश्य था कि इस संगठन के माध्यम से लंदन जो पहले लंदन ईस्ट इंडिया सोसाइटी के नाम से थी, बाद में इसका नाम बदल कर ईस्ट इंडिया सोसाइटी कर दिया गया था। और इसके माध्यम से जो भारत में विभिन्न प्रकार के मामले हैं उनके प्रति भारतीय लोग जो लंदन में रह रहे थे उनको जागरूक की जाए। तो ये भी सही है, ये भी सही है, इसलिए आंसर ये गलत है, ये गलत है, ये सही है, सी सही है इसमें आंसर। फिर आता है जैन दर्शन के बारे में। तो आपको पता है एक सवाल जैन दर्शन बौद्ध धर्म से जरूर आता है, इसलिए प्लीज़ इसके जो विचार है, इसके सिद्धांत है, उन पर फोकस करो। सिद्धांत और इसका कोई जो संप्रदाय है उन पर जरूर फोकस करो, उनसे सवाल आता है, इसलिए संप्रदाय को जरूर फोकस करो। तो जैन तो आपको पता है संपूर्ण विश्व को, ये पूछा सही कौन सा है जैन दर्शन परंपरा के अनुसार, तो संपूर्ण विश्व को प्राणमान मानता है जैन धर्म। आत्मजीत स्वामी की बात तो थी कि पत्थर मतलब जल जीव जंतु सब में, इसलिए हर लेवल पर जो हिंसा होती है उसको रोकते हैं, तो ये सही बात है। दूसरा अहिंसा के सिद्धांत का अर्थ सजीवों की क्षति नहीं, इसमें पेड़ पौधे जीव जंतु सभी आते थे, इनकी किसी प्रकार से क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी, इसलिए गलत है। दूसरा गलत है, कर्म के चक्र से स्वयं को मुक्त कर लेने के लिए विश्व का परित्याग करना है, ये बात सही, क्योंकि ध्यान रखना ये कर्म पुनर्जन्म के पे विश्वास करते थे, इसलिए इनका कहना था कि अगर आप इस कर्म और पुनर्जन्म से अगर एकदम से मुक्ति पाना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा कि आपको बिल्कुल इससे मतलब एक तरह से मोक्ष मतलब जो जैन धर्म के अंदर पाया जाता है उसलिए विश्व का परित्याग करना पड़ेगा। अगर कर्म मतलब इस लौकिक संसार का वो परित्याग करना पड़ेगा, इसलिए ये भी सही है। आत्मा के सिद्धांत के अंदर तो इसलिए आंसर इसमें बी आएगा, हाँ जैन धर्म के अंदर। तो सॉरी, कर्म के चक्कर से अहिंसा के सिद्धांत का तात्पर्य सजीवों को क्षति नहीं पहुंचना, सही बात है ये तो खैर। संपूर्ण जीवन ये भी सही बात है, ये भी सही बात है, हाँ आंसर इसमें डी होगा। अगर केवल बोलता ना कि तो हाँ सजीवों को क्षति नहीं पहुंचाना, इसका बिल्कुल पूरा उद्देश्य सही है, तो इसलिए आंसर इसमें डी होगा। इसके बाद अगर हम अगले क्वेश्चन को देखें, अगला क्वेश्चन है कि अकबर की धार्मिक नीति, ध्यान रखना जब भी तुम मध्यकालीन बात पढ़ो तो उसमें धार्मिक सामाजिक नीति के कुछ सवाल है उनको जरूर पढ़ लिया करो। फैक्चुअल सवाल नहीं आते, युद्ध के सवाल नहीं आते, हाँ युद्ध के सवाल यूपीपीसीएस में आ सकते हैं, तो उनको एक बार युद्धों को तो महत्वपूर्ण युद्ध है उनकी घटनाओं को आप देख सकते हो। तो पूछा सही, तो ध्यान रखना धार्मिक नीति ये एक नए धर्म की स्थापना, बिल्कुल सही बात है। 1582 के अंतर्गत सभी धर्मों में सहिष्णुता बढ़ाने के लिए अकबर ने क्या किया, एक नए धर्म की स्थापना की जो अन्य धर्मों की जो रूढ़िवादी प्रवृत्ति उनसे अलग था। और बीरबल के अनुयायी थे, आपको पता है। और दूसरा फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का निर्माण किया, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इबादत खाना मतलब सभी धर्म के अनुयायियों का जो मतलब ज्ञानी थे उनका डिस्कशन होता था इसमें। तो इसमें उससे था कि अकबर का उद्देश्य था कि एक तरह से अच्छे विचार हैं उनके आए सभी धर्मों के, और अकबर का मानना था कि सभी धर्मों में अच्छे विचार होते ही हैं, तो इसलिए उनमें सभी समन्वयता बने। तो ये अकबर की नीति का भाग है। इसकी स्थापना लगभग 1575 में की गई थी। और तीर्थ यात्रा करें अकबर ने आपको बताया हटा दिया था 1563 के अंतर्गत। तो इस प्रकार तीनों काम अकबर ने किए, जो अकबर की हिंदू सहिष्णुता की नीति बोल सकते हैं इसको, या अकबर की बहुत ही धार्मिक सहिष्णुता की नीति बोल सकते हैं, इसलिए तीनों सही है। इसके बाद एक सवाल और है 22 नंबर को, सवाल को देखा अगले को हम। तो इस सवाल में क्या है, हाइड्रोजन ईंधन सेल को जरूर देखना है, इसका यूपीएससी ने एक बार सवाल पूछा चुके हैं। और ये नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ाने के लिए तो ये थोड़ा सा पोल्यूशन के लिए थोड़े कम पोल्यूशन करती है, और इसके लिए इसको हम नई तकनीक लेके आए हैं, तो इसको देखने की इसका कदम सही कौन सा है। तो देखो हाइड्रोजन ईंधन सेल है, और एक देखो इस सवाल को मतलब बिल्कुल नहीं आता, किसी पे कोई पता नहीं क्या होता भी है, तो इसमें आप कर सकते हो। देखो यह है हाइड्रोजन ऑक्सीजन को देख ध्यान रखना,
हाइड्रोजन तो होगी नाम से, और ऑक्सीजन आपको पता है ईथर बनाने के लिए सामान्यतः ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, इसलिए इसमें सही हो गया। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड तथा कणिकीय पदार्थों का उत्सर्जन नहीं करता। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर हम क्यों लेके आ रहे हैं इसको, ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए ले रहे हैं। अगर एक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता तो ग्रीन हाउस गैस का कम कैसे होता, तो इसलिए ये भी सही है, इसका आंसर होगा सी। फिर आता है 23वां, राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको देखना है सही। तो राज्यपाल की शक्ति आप लोगों ने देख रखी है। देखो राज्यपाल है, आपको पता है पहले, और राज्यपाल के बारे में आपको सब चीज़ें पता होनी चाहिए कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, कार्यकाल कितना होता है, कि कार्यकाल निश्चित होता है नहीं होता, क्या इशू है, ऐसे क्वेश्चन करके आपको उसका पता होना चाहिए। तो अब देखें हम राज्यपाल के बारे में, तो इसमें क्या है, देखो राज्यपाल की समझ, तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को राज्यपाल नियुक्त करता है। बिल्कुल सही बात, ध्यान रखना, राज्य लोक सेवा आयोग है, उनके अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन उनको पद से हटाने की जो शक्ति वो किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास होती है, इसलिए आंसर सही है। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से पूर्व राष्ट्रपति ये रही है, आपको पता है राज्यपाल से परामर्श लेता ही है, और राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मतलब वहाँ पर किसी प्रकार के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते रहे। तीसरा, वह विधान परिषद में आंग्ल भारतीय समुदाय के अधिकतम एक सदस्य की नियुक्ति कर सकता है। विधान परिषद में ध्यान रखना, विधान परिषद का संगठन अगर मैं बता दूं, पहली बात तो ये हर राज्य में नहीं होती, और इसकी एक प्रोसेस होती है कि अगर किसी राज्य को विधान परिषद बनानी है तो पहले उस विधानसभा को, किसी राज्य की विधानसभा है उसको पहले खुद से विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा, उसके बाद वो संसद के पास जाएगा। संसद अगर उसको किससे सामान्य बहुमत से उस प्रस्ताव को पारित कर देगी तो उस राज्य में विधानसभा का निर्माण हो सकता है और पतन हो सकता है, जैसा प्रस्ताव होगा। इसके आपको बताया न्यूनतम संख्या है वो 40 बताई गई है, अधिकतम 1/, टोटल जो लोकसभा के जो विधानसभा के सदस्य हैं उनसे 1/3 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। जैसे अगर यूपी की बात करें 403 यूपी में, तो 1/3 की बात करें तो लगभग 100 यूपी में विधान परिषद के सदस्य हो सकते हैं, 101 के सामने इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। ये मैंने आपको थोड़ा सा, अब इसका संगठन कैसे, निर्माण, चुनाव कैसे होता है, तो विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव ऐसे होता है कि इसके 1/3 सदस्यों का चुनाव तो करते हैं कौन, स्थानीय जो शासन के सदस्य होते हैं, स्थानीय शासन के सदस्य, चाहे वो नगर निगम के या सरपंच होते हैं या ग्रामीण क्षेत्र के सरपंच होते हैं, मतलब वो होते हैं, वो 1/3 सदस्य वो वोटिंग करते हैं 1/3 सदस्यों का चुनाव करने के लिए। 1/3 सदस्य हैं, उनका चुनाव करने के लिए 1/3 सदस्य हो गए बच्चे। इसके अलावा 1/3 सदस्य उनका चुनाव करते हैं कौन, एक मिनट 1/3 सदस्यों को तो स्थानीय शासन के सदस्य करते हैं, 1/3 सदस्यों को चुनाव करते हुए विधानसभा के सदस्य करते हैं। कितना होगा 2/3, शेष जो 1/3 बच रहा है उसमें से 1/6 है, 1/6 सदस्य उनका चुनाव करते हैं जो सेकेंडरी स्कूल से, सेकेंडरी लेवल के जो टीचर होते हैं या उनसे हायर के जो टीचर होते हैं वो उनको वोटिंग करते हैं, और जिनको 3 साल का पढ़ाने का एक्सपीरियंस भी रहा हो सरकारी स्कूलों में। और शेष बचे जो शेष, जैसे इसको पूरा क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ मैं एक बार ढंग से, तो हमारा समझ में नहीं आएगी। टोटल 1/3 को कर दिया किसने, स्थानीय शासन ने, इसको तो स्थानीय शासन के लोगों ने कर दिया। फिर 1/3 को कर दिया किसने, विधानसभा के सदस्यों ने। कितना हो गया 2/3। अब बचा कितना 1/3। इसमें से 1/6 को और 1/12, क्योंकि 1/6 1/6 कितना हो गया, ये 1/12। तो इनको 1/6 है, इनका चुनाव तो करता है कौन, जो टीचर्स होते हैं जो सेकेंडरी लेवल का, वो वोटिंग करते हैं। शेष 1/6 इनको कौन करते हैं, इनको जो स्टूडेंट होते हैं, सॉरी 1/12 होता है और 1/6 हो जाएगा। 1/12 है इनको तो करते हैं टीचर्स सेकेंडरी स्तर, और 1/12 इनको जो ग्रेजुएशन करने वाले जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन कर ली वो वोटिंग कर सकते हैं। और शेष बचे हुए मेंबर होते हैं उनको कौन करता है, राज्य गवर्नर इनको नियुक्ति करता है। इस आधार पर गवर्नर एक सदस्य की नहीं बल्कि 1/6 सदस्यों की नियुक्ति करता है। इस आधार पर हो गया, इस आधार पर कौन सा आंसर हो गया, ये सही है, ये सही है, आंसर होगा बी। एक सवाल आपको हमेशा आता है इसमें, देखो ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं करूँ क्योंकि आपको देखने में दिक्कत आती है, इसलिए हम 25 सवाल ही करेंगे। और ये मैंने एक तरीका बताया, बाकी आप अपने हिसाब से प्रैक्टिस करना, कोई भी डाउट होगा बताएंगे, और जब भी हमारा टाइम मिलेगा मुझे तो मैं फिर आगे इसके वीडियो लेके आऊँगा। तो इसमें एक फारस व्यापारी था जो कालांतर में बहमनी साम्राज्य का प्रधानमंत्री बना। अब देखो ये व्यापारी के संबंध में है, वो ध्यान रखना, बहुत बहमनी साम्राज्य का फेमस प्रधानमंत्री हर कोई जानता है, महमूद गवा था।
तो ऐसे स्टेटमेंट भी आते हैं एक बार, तो बहुत बढ़िया है कि आप एक बार कोई महत्वपूर्ण जो व्यक्ति है उनके बारे में जान लो अच्छे से, जो मध्यकालीन भारत के इतिहास में व्यक्तित्व दिया गया है, उन्हें एक बार कहानी से पढ़ लो, क्योंकि एक पॉइंट भी आपको याद आ गया तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। मुझे याद है बस प्रधानमंत्री के बारे में, बाकी ज़्यादा मैं भी नहीं जानता इसके बारे में। तो महमूद गवाह है, ध्यान रखना, महमूद गवाह बहुत ही कुशल प्रधानमंत्री थे, फारस के यात्री आया था यहाँ पर, और ये बहमनी साम्राज्य में रहा था 14वीं शताब्दी के अंतर्गत, और उसकी गाइडलाइन के अंतर्गत, इसके दिशा निर्देश के अंतर्गत बहमनी साम्राज्य बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपने विकास किया। साधारण इसका आंसर डी। इसके बाद आता है चोल साम्राज्य की सामाजिक आर्थिक स्थिति की समझ में मिलेगी। ध्यान रखना, यूपीएससी का सवाल होता है, कॉन्सेप्चुअल होता है, वो सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस से पूछोगे, नहीं पूछेगा चलो कौन कौन राजा थे, कौन कौन ने क्या क्या मंदिर बनवाया था। ऐसे सवाल सामान्यतः प्रीलिम से स्टेट विशेष हम पूछे जाते हैं। यूपीएससी के सवाल थोड़े से अलग तरीके के होते हैं, तो इसमें आपको देखना है सही कौन सा है। तो देखो इसमें अंतर्गत अगर देखें हम, तो चोल साम्राज्य की सामाजिक आर्थिक स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो चोल साम्राज्य में सती और देवदासी प्रथाएं प्रचलित थी, ये तो आपको पता है, साक्ष्य मिला है इसका, क्योंकि वहाँ ब्राह्मणी व्यवस्था थी, इसलिए वहाँ जाति व्यवस्था भी थी, सती प्रथा भी थी, और महिलाओं की स्थिति सामान्यतः सही नहीं थी। हाँ, चोल साम्राज्य लोकल गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था, और इसके उद्योग बहुत ज़्यादा विकसित थे चोल साम्राज्य की, ध्यान रखना, इसलिए ये भी सही है, क्योंकि कांचीपुरम तो बहुत फेमस था रेशम की साड़ियों के लिए। और चोलों द्वारा दक्षिण पूर्वी एशिया, हाँ चोलों के सामने जो चोल हैं इनका इधर मतलब अरब देशों से भी, इनका अरब देशों से घोड़े खरीदते, दक्षिण पूर्वी एशिया देशों में इनके साथ भी इनका व्यापार था, दक्षिण पूर्वी एशिया देशों के साथ भी व्यापार था, अरब देशों के साथ भी व्यापार था। तो इस आधार पर ये भी सही है, इसका आंसर हो गया डी। इस आधार पर अभी हमारे सिर्फ 25 क्वेश्चन हैं, जो क्योंकि आपको पता है डिस्कशन थोड़ा टाइम लग जाता है, 100 क्वेश्चन कराने के लिए वीडियो 2-3 घंटे का हो जाएगा, इसलिए इसको इतना ही सीमित रखेंगे। लेकिन मैंने जो चीज़ें आपको बताई है, सभी से निवेदन है प्लीज़ इनको फॉलो करें, कि एक तो ढंग से क्वेश्चन को पढ़ें, चारों ऑप्शनों को देखें, बार बार प्रैक्टिस करें, टेस्ट सीरीज को ढंग से करें। इतनी चीज़ें जब आप करेंगे, जब आपका बेहतर तरीके से आंसर हो पाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप बाद में कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं, बाद में आप हमारा जो ग्रुप है उसमें पूछ सकते हैं। और अगर आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करी तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, क्योंकि ये टेस्ट मतलब आप इस चैनल के द्वारा चलाइए, टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। टेस्ट सीरीज तो आपको मार्केट में मिल जाएगी, सब जगह मिल जाएगी, लेकिन आपको सॉल्यूशन करवाया जाएगा, और जो टॉपिक होंगे उसमें डाउट है उनको भी दूर किया जाएगा। तो हम बहुत स्पेशल जो गौरव है और मेरे और हमारी पूरी टीम इसमें काम कर रही है, सो विशेष तरह इस पर ध्यान रहेगा। और मैंने विभिन्न प्रकार के मेरे दोस्तों से यही चीज़ सीखी यहाँ पर, जो हम ट्रेनिंग ले रहे हैं अभी अकेडमी में, उसमें यही था कि लास्ट टेस्ट सीरीज देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप टेस्ट सीरीज दोगे तो आपके अच्छे नंबर आएंगे, आप रिवीजन भी हो जाएगा। इसलिए सभी से निवेदन है कि कृपया करके टेस्ट सीरीज दें, 2 टेस्ट सीरीज दें, या आप किसी भी तरह किसी भी कोचिंग की दे सकते हो। अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज हमने बहुत मेहनत से बनाई है, इसमें काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ों को मतलब कॉन्सेप्चुअल बेस और यूपीएससी के हिसाब से क्वेश्चन बनाए हैं, और लास्ट ईयर आए हुए क्वेश्चनों को ध्यान में रखते हुए, इसलिए आप कृपया करके ज़रूर इस पर ध्यान दें। जय हिंद, थैंक यू एवरीवन।